नमस्कार, मैं हूं अशिता और आप देख रहे हैं बिजनेस बुलेटिन बिजनेस एज। और आज हम बात करेंगे एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट के, जिसे आप डूबा हुआ कर्ज भी समझ सकते हैं। जहां कई बार ऐसा होता है कि कंपनियां लोन ले लेती हैं, बड़े पैमाने पर रकम उठा लेती हैं और उसे वापस नहीं करती हैं, या कोई व्यक्ति विशेष भी इस तरह से लोन उठा लेता है बैंकों से और उसे समय पर वापस नहीं कर पाता है, तो ये एनपीए बन जाता है यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। डूबा हुआ कर्ज इसे आप समझ सकते हैं, जिससे बैंक तो प्रभावित होते ही हैं और ओवरऑल इकोनॉमी भी प्रभावित हो जाती है। यानी जो ग्रोथ का रेट होता है इकोनॉमी का, वो भी इससे प्रभावित होता हुआ नजर आता है। बैंकों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे एनपीए को कंट्रोल किया जाए। ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये पिछले कई सालों से, कई दशकों से कहा जा सकता है कि ये प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है और ये गहराती जा रही है। इससे पहले जो यूपीए सरकार थी, उस दौरान भी ये वित्त मंत्री, तब जो वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके लिए सिरदर्द बनी हुई थी और ये मामला इतना ज्यादा गहरा गया है कि अब मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली के लिए ये सिरदर्द बना हुआ है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसकी इस वक्त बैंकों पर है कि कैसे इस पर रोक लगाई जाए, कैसे इन आंकड़ों को समेटा जाए। तो पहले समझ लेते हैं कि एनपीए होता क्या है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब कोई देनदार बैंक को ईएमआई देने में नाकाम रहता है तो उसे एनपीए कहते हैं। जब किसी लोन की ईएमआई, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ड्यू डेट के 90 दिनों के अंदर नहीं आती है तो उसे एनपीए की श्रेणी में डाल दिया जाता है। और फिलहाल ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बता दें कि 27 बैंकों ने 2012 से 15 की अवधि के दौरान तकरीबन 1.14 लाख करोड़ रुपए के फंसे कर्ज को बट्टे खाते में डाल दिया है। बैंकों ने 2014-15 में जो राशि बट्टे खाते में डाली है, वो इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 53% ज्यादा रही। यानी ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान बैंकों ने 52,552 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले हैं। मार्च 2015 में गैर निष्पादित परिसंपत्ति या फंसा हुआ कर्ज बढ़कर तकरीबन 2,67,065 करोड़ रुपए हो गया। 2014-15 में बैंकों ने कुल एनपीए का 5वां हिस्सा बट्टे खाते में डाला। सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों ने 2013-14 में 34,409 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए। वहीं 2012-13 में ये राशि 27,231 करोड़ रुपए रही। और किस बैंक ने कितनी राशि बट्टे खाते में डाली है, ये इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। इलाहाबाद बैंक ने 2,109 करोड़ रुपए डाली है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 1,995 करोड़ रुपए। आईडीबीआई बैंक ने 1,609 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1,564 करोड़ रुपए की राशि बट्टे खाते में डाल दी है। सिंडिकेट बैंक की अगर बात करें तो इस बैंक ने 1,527 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले। इस फहरिस्त में कैनरा बैंक का नाम भी शामिल है। कैनरा बैंक ने 1,472 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले और यूको बैंक ने 1,401 करोड़ रुपए को बट्टे खाते में डाल दिया। तो बता दें कि किस बैंक ने कितनी राशि बच्चे खाते में डाली है, ये आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि एनपीए लगातार बढ़ रहा है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसे कहते हैं, या फिर डूबा हुआ कर्ज जिसे आप कह सकते हैं आम भाषा में, चालू भाषा में, एक आम आदमी की लैंग्वेज में। यानी जो कर्ज लिया जाता है बैंकों से लेकिन चुकाया नहीं जाता, इसकी जो संख्या है, या यूं कह लें कि जो आंकड़े हैं, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो बैंक
इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये एक बड़ा सिरदर्द है ही, साथ ही एक बड़ा चैलेंज है ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम के लिए। और जाहिर सी बात है कि बैंकिंग सेक्टर एक बेहद अहम सेक्टर है इकोनॉमी का, तो इससे इकोनॉमी की रफ्तार, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो भी पूरी तरह से प्रभावित होती है। और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी पूरी तरह से इस पूरे मामले को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द एनपीए के आंकड़ों को चेक करना होगा। The NPAs which have been reached to the present level are wholly unacceptable. They reached this level partly because of indiscretion, partly because of inaction in the past, and partly because of the challenges some sectors of the economy which were evident as to the high NPA generating sectors. Over the next few quarters, the banks will be able to address this challenge, and with a new professional level of management of these banks, they'll be able to respond to the expanding commitments of the Indian economy itself. तो ये थे वित्त मंत्री अरुण जेटली, जिनका कहना है कि एनपीए के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि एक बेहद चिंता का विषय है पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए। फिलहाल हमारे साथ दो दिग्गज यहां पर जुड़ रहे हैं जो हमें बताएंगे कि आखिर क्या होता है एनपीए, एक आम आदमी इसे कैसे समझे और इससे किस तरह से हमारी इकोनॉमी प्रभावित होती है। हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं महेंद्र कुमार जैन, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीके जैन, जो बैंकर हैं, एक बहुत बड़े बैंक से ये कई वर्षों से जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का बिजनेस एज में। सबसे पहले तो महेंद्र जी आप बताइए कि एक आम आदमी जब एनपीए सुनता है तो वो समझ नहीं पाता है कि एनपीए क्या होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए को कैसे परिभाषित करेगा आम आदमी? नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होता है कि वो एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा है। परफॉर्मेंस यहाँ दो पैमाने पर मापा जाता है। अगर ये टर्म लोन है तो ये टर्म लोन उनकी एक बैंक जब लोन देती है तो एक रिपेमेंट शेड्यूल डिसाइड करती है। जब 3 महीने तक लगातार वो रिपेमेंट शेड्यूल को मीट नहीं कर पाते हैं तो बैंक उसको एनपीए कह देता है जी। और सीसी में अगर वो 3 महीने तक इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं, कंटिन्यूस एक्सेस ओवर लिमिट चलता है, जितना उन्होंने तय किया था कि हम इतने रुपए तक उठाएंगे, अगर उनसे 3 महीने तक लगातार ये ऊपर रहता है या 3 महीने का रन नहीं चुकाता है तो ये अकाउंट को डिक्लेयर किया जाता है एनपीए। एनपीए के 3 स्टैंडर्ड एडवांसेस को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट। सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट ये 3 तरह के एनपीए हैं। जब अगर 1 साल माने जब ये 3 महीने से ओवरड्यू हो जाता है पेमेंट और 1 साल तक रहता है तो वो सब स्टैंडर्ड हो जाता है। 1 साल से या फिर अगले 3 साल के लिए वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहता है और उसके बाद जब उसकी सिक्योरिटी खत्म हो जाती है, बैंक के पास जो सिक्योरिटी होती है वो टोटल एडवांसेस वैल्यू का 10% से कम रहता है तो वो लॉस एसेट हो जाता है। जी चलिए, महेंद्र कुमार जैन ने आपको बताया कि एनपीए क्या होता है, यानी जो कर्ज वापस नहीं लौटा पाते हैं उसे डूबा हुआ कर्ज समझा जाता है और जो कर्ज डूब जाता है उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान लिया जाता है। हमारे साथ ध्यानेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। ध्यानेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि ये जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, कई बैंक इससे प्रभावित हुए हैं, अरबों रुपए में अगर कहा जाए तो ये पूरा आंकड़ा हो सकता है, ये कितना मुश्किल है हमारी इकोनॉमी के लिए? ये आंकड़ा तो बढ़ते ही जा रहा है और ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल हम लोग क्वालिटी ऑफ लेंडिंग को इम्प्रूव नहीं करते हैं जी, तब तक ये बढ़ते ही रहेगा। क्योंकि लोन मेला और जो वेवर कल्चर है ये रूट काउज है लोन एनपीए बढ़ने का। जो हम लोग अंडर प्रेशर टारगेट के अंदर लोन बांटना पड़ता है बैंकिंग को जी, उसके अंदर क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया जाता है जी। दैट इज़ द रूट काउज। तो पॉलिटिकल प्रेशर को ख़त्म करना पड़ेगा, टारगेट लेंडिंग को बंद करना पड़ेगा और वेवर कल्चर को बंद करना पड़ेगा। ये तीनों मैसेज यदि मार्केट में जाता है तो जो लोन लेते हैं उनको भी ये पता चलेगा कि हमें लोन वापस देना है, अगर नहीं देंगे तो एक पेनल्टी लगेगा। और सर्टेन नेचुरल केसेस में जहाँ पर रियली कुछ नेचुरल रीजन्स होते हैं जहाँ पर बोरोवर नहीं पैसा दे सकता है तो उनके साथ सिंपैथेटिक व्यू होना चाहिए जी। लेकिन लोन और चैरिटी दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। यदि हम बोरोवर को डिफॉल्ट कर रहा है तो उसको मदद जरूर करना चाहिए। तो कई बार तो डिफॉल्टरों के नाम पेपर में भी छपते हैं।
पेपर छपते हैं, लेकिन बिग बोरोवर्स का अगर जब एक्शन लिया जाए जी। तो इट विल सेंड ए मैसेज टू द स्मॉल बोरोवर्स ऑल्सो। जी तो ये कल्चर ऑफ रिपेमेंट हैज टू बी क्रिएटेड बाय पॉलिटिशियंस ओनली। जी, इसकी शुरुआत आज की नहीं है महेंद्र जी, बहुत लंबे समय से धीरे धीरे बैकलॉग बढ़ता चला आ रहा है। आपको क्या लगता है स्थिति कब चरमराई? देखिए, स्थिति चरमराई हुई जहाँ तक मैं बैंकिंग इंडस्ट्री को जानता हूँ पिछले 30 सालों से जी। स्थिति यही है। 30 साल पहले से मैंने ऑडिट शुरू की थी बैंकों की, और तब से मैं ये देख रहा हूँ। और हर बैंक का मैनेजमेंट इसमें विंडो ड्रेसिंग करता है अपने अकाउंट को खुश करने के लिए। जी क्योंकि एक टारगेट मिलता है चेयरमैन को फाइनेंस मिनिस्ट्री से, उसके प्रमोशंस बड़ी बैंक में जाना, आरबीआई में जाना, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद वो अपना जो टारगेट का लोड है वो रीजनल मैनेजर्स, जोनल मैनेजर्स, जीएम्स को देता है, जीएम्स ब्रांच मैनेजर को देता है, और इस तरह ये टारगेट नीचे तक थोपा जाता है। जी, और कोई भी आदमी नीचे से ऊपर तक अपने आकाओं को, अपने बॉस को ये नहीं कहता है कि सर दिस इज नॉट अचीवेबल। एक अंधी दौड़ प्रमोशन पाने के लिए, अच्छी पोस्टिंग पाने के लिए, और कुछ ऐसे कारण है जिसे आप समझ सकते हैं जिसमें सब कोई लगे हुए हैं जी, वो कोई भी उसको रेसिस्ट नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड प्रेशर लेंडिंग। अंडर प्रेशर लेंडिंग जो होता है, तो जो प्रोसेसिंग ऑफिसर जूनियर लेवल में बैठा है अपने बॉस के डर से क्वालिटी से कंप्रोमाइज करता है, जी। तो वो लोन खराब होता है, और खराब होने के बाद फिर वो छिपाने के लिए भी कंप्रोमाइज करता है। चलिए, ये तो छोटे छोटे बोरोवर्स की बात हो गई, लेकिन कभी कभी बहुत बड़े बड़े ब्रांड भी होते हैं ध्यानेंद्र जी, जैसे किंगफिशर, इतनी बड़ी कंपनी। ये सही बात है आपका, एक नहीं, किंगफिशर जैसे सैकड़ों सैकड़ों बोरोवर्स होंगे, हैं। जी। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट 90 more than 90% of the total bad debts which are appearing on the paper now are pertaining to the high profile borrowers only, big borrowers जिन्होंने 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ लिया है अंडर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिंग। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। यस, तो ये तो एक चीज है, क्यों होता है जी, लाइट। उसके बावजूद भी कभी कभी नेचुरल रीजन, प्रॉपर रीजन के कारण भी यदि कोई इंडस्ट्री बैठता है या कोई स्मॉल बोरोवर लोन नहीं दे सकता है, तो वी डोंट हैव द लीगल रेमेडी ऑल्सो। कोई विलफुल डिफॉल्टर, जैसे किंगफिशर का आपने नाम लिया, जी, किंगफिशर इज ए विलफुल डिफॉल्टर, देयर में बी सेवरल अदर ऑल्सो विलफुल डिफॉल्टर्स। तो उन विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए हमारे पास पावरफुल लीगल मशीनरी नहीं है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट लैक्स ऑफ केसेस आर पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ फॉर लास्ट डिकेड्स, 2 डिकेड्स, 3 डिकेड्स, कोई डिसीजन नहीं होता है। सैकड़ों माने केसेस ऐसे हर कोर्ट में आपको पेंडिंग तो मिलेंगे। इससे कितना लॉस होता है महेंद्र जी, कितना लॉस होता है बैंकों को? बैंकों को लॉस होता है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट इफेक्ट आम जनता पर भी पड़ेगा। देखिए, होता क्या है, एक लूट की राजनीति चल रही है, लूट का खेला चल रहा है जिसमें पॉलिटिशियन, बैंकर और प्रोफेशनल एंड बिजनेसमैन सब मिले हुए हैं। जी, और जो लोग इस खेल में शामिल हैं सबका इसमें भला होता है। समटाइम्स जुडिशरी भी इसमें शामिल हो जाती है, क्योंकि जुडिशरी को जितना फास्ट डिसीजन देना चाहिए वो नहीं देते हैं, डिसीजन लेता ही नहीं है, जुडिशरी डिसीजन नहीं लेती है। और ये जो बड़े बैंकर्स प्रॉपर पेमेंट नहीं करते हैं अपने कंसल्टेंट्स को, अपने लॉयर्स को, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, अपने किसी भी लेवल पर वो प्रॉपर पेमेंट नहीं है, वो टेंडर कोटेशन सिस्टम है, और सारा अपॉइंटमेंट बैंकर के हाथ में है। जो ईमानदार ऑफिसर है बैंकर, वो पनिश होता है। वो जब किसी एक सिंडिकेट में किसी बड़े आदमी की कमजोरियों को जब वो अपनी बॉस के सामने जाहिर करता है, तो बॉस सबसे पहले उसको उस टेबल से हटा के दूसरे टेबल पर शिफ्ट कर देता है। जी, Similar is the position of auditors also. I would like to point out here, even selection of auditor is depending on the whims of the same lenders. जी, जिस लेंडर ने गलत लेंडिंग किया, वो ऑडिटर का सिलेक्शन भी अपने व्हीम्स के अनुसार करता है। तो अगर ऑडिटर गलत रिपोर्ट को एक्सपोज करता है, देन उस ऑडिटर को भी किक आउट कर दिया जाता है। पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं इसमें Yes. उलझा हुआ है। बिल्कुल तो आपने सही फरमाया तो भी कि है। कोई एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, नहीं और है। पूरे तंत्र को, पूरी प्रणाली को दुरुस्त करना होगा, Yes. तभी जाकर हाँ। ये जो लोन्स हैं वो रिकवर हो पाएंगे और एक नजीर की तरह साबित होंगे, ताकि आने वाले समय में कोई इस तरह से लोन ना उठाए और बैंकों को नुकसान ना हो। जाहिर सी बात है कि अगर बैंकों को नुकसान नहीं होगा तो इकोनॉमी भी फले फूलेगी। एक और हम फिलहाल करें, यहाँ if रुक you एक like। छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।